जी। जी, तो हम ये बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको जरा गौर से समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब आप जब प्रेशर चेंज करते हैं, अच्छा ये उसने इक्वेशन बताई है, हमने डेरिवेशन पर जाने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी ये है जी कांस्टेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। तो ये सी पी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, ये मैथमेटिक्स में एक सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है। बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई होगा, बहरहाल ये उसके आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, डेल्टा सी पी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वो है जी चेंज इन एंथैल्पी ओवर डिवाइडेड बाय टाइम, वो इसके इक्वल है। हम फाइनल रिजल्ट पे इस पे जाते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या है जनाब। तो ये आ जाता है जनाब, उसकी इक्वेशन है कि जब भी आपने डेल्टा एच फाइंड करना है तो डेल्टा ए एक सब्सटेंस का जो ए उसका कांस्टेंट है उसमें जो चेंज आएगी इनटू डेल्टा इन डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन। बी के लिए ये स्क्वेयर आ जाएंगे दोनों। सी के लिए एक ये थ्री हो जाएगा, ये इनका क्यूब आता जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है वो ये किरचॉफ इक्वेशन में आ रहा है। अच्छा। अच्छा, अब आगे हैं जी प्रोसेसेस, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। ये शायद एक आध पेज हम छोड़ गए, मैं एक में जरा रिवाइज कर लूँ। अच्छा ठीक है। ये जी हमने चार प्रोसेसेस पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इनमें वर्क डन याद रखना है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये है कि आपने एक सिस्टम, फर्ज करें एक कंटेनर है या एक गैस का सिलेंडर है, उसमें आपने गैस इनक्लोज की है, उसके ऊपर एक पिस्टन है जो मूवेबल है और इसका फ्रिक्शन लेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, तब जो गैस एक्सपेंड होती है। अब आप क्या करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो हीट सप्लाई करने से जितनी भी हीट आपने उसको सप्लाई की है वो टेम्परेचर में चेंज नहीं करेगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, उसके वॉल्यूम को बढ़ाएगी। कैसे? वो वर्क करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स वर्क करने से मुराद एक दूसरे से दूर दूर होंगे, पिस्टन को प्रेशराइज करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करेंगे, वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। तो ये वर्क, टोटल वर्क कितना होगा, पी डी वी, जितने भी, अगर आप उसको एक स्मॉल पोर्शन में चेंज कर देते हैं, हर पोर्शन पी इंटू डी वी है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, तो ये आपका वर्क हो जाएगा वी वन टू वी टू, टोटल वर्क आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे पी और वी का मल्टीप्लाई है, तो पी क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस है, पी वी टू एन आर टी, तो प्रेशर की जगह एन आर टी ओवर वी लगा देंगे। ये थोड़ी सी डेरिवेशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये देखें, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लिया। और फॉर्मूला ये होता है, ये जहाँ पे टी ओवर वी है इंटू डी वी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ बचेगा डी वी ओवर वी। अच्छा, इंटीग्रेशन का एक रूल है, आपने बीएससी में भी पढ़ी है, एमएससी में पढ़ी होगी, कि अगर कोई भी वेरिएबल साथ ही उसका डिफरेंशियल भी है, साथ ही उसका डेरिवेटिव भी है, तो उसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि ये, कि नीचे अगर कौन वेरिएबल है, ऊपर उसका आ गया डिफरेंशियल, जैसा कि ये है, तो उसका इंटीग्रल आएगा लॉग ऑफ दिस वेरिएबल, लॉग नेचुरल लॉग एल एन वाला। अब यहाँ पे डीवी और वी आ रहा है, ये सारे कॉन्स्टेंट, तो इसके लॉग वी आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल लॉग वी, ये फॉर्मूले का रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो लॉग फॉर नेचुरल लॉग, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एन आर टी इंटू लॉग वी,
तो ये लिमिट कहाँ तक जाएंगे, V1 to V2। आप लॉग पहले V2 पुट करेंगे माइनस लॉग V1। आपको पता है ये एक फॉर्मूला है कि जब लॉग वाली रकमें जो है वो माइनस से हो रही है, इसका मतलब लॉग को सिंगल लिख के आप V2 और V1 को डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, जो वर्क डन होगा वो nRT इंटू लॉग V2/V1 होगा। अच्छा, इनमें आपने एमसीक्यूज, ये आप वैल्यू याद रखेंगे फॉर्मूला। अब दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि अगर लॉग एल एन वाला होगा फिर तो यहाँ पे एन आर टी और कोई फैक्टर नहीं आता। जब एल एन नेचुरल लॉग को आप एल ओ जी यानी कि 10 बेस वाले लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर एल ओ जी लिखा होगा तो फिर 2.303 इंटू एन आर टी होगा। अगर नेचुरल लॉग लिखा तो फिर इसकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ये कंपैरिजन दोनों का आप याद रखिएगा कि करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वर्क ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आगे एग्जांपल है, करने की जरूरत नहीं है। हम आगे कर रहे हैं जनाब इसको, एडियाबैटिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। अच्छा ये देखिए जी, अब इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ड्यूरिंग आइसोथर्मल। अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता इसका मतलब है जितनी आपने हीट की वो सारी की सारी उसके वर्क डन में चेंज हो गई, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर सेम होने का मतलब है कि सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी की बजाय कहाँ पे वर्क डन में यूज होगी। तो डेल्टा ए जो होगा इंथैल्पी चेंज डेल्टा ई पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, पी को तो एन आर टी, इसकी जगह पे लगा लो पी, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, डेल्टा एन आर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो ये रिलेशन याद रख लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल है कि जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी वो इंथैल्पी चेंज उसमें इक्वल हो। ठीक है जी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोनों सेम होंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहे, ना हीट ट्रांसफर हो सिस्टम से सराउंडिंग में ना सराउंडिंग से सिस्टम में। तो इसके लिए क्यू जीरो होगा या डी क्यू या डेल्टा क्यू जीरो होगा। तो डेल्टा क्यू अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे आते हैं तो वो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क। तो ये देखिए जी, तो यहाँ पे डी ई क्यू तो जीरो चला गया तो सिर्फ ये डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी बचेगा। इसकी इंटीग्रेशन करके हम जी फाइनल पहुंचते हैं रिजल्ट पे। अच्छा हाँ, इसमें इसमें एडिशन उसने इंट्रोड्यूस करवाया सी वी को उसने। पी डी ई और डी टी क्या होता है, उसने ऐसा किया दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दी। तो डी और डी टी को सी वी लिख दिया उसने। आगे देखें जरा, ये देखें डी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। तो डी ई की जगह हम ये सी वी इंटू डी टी लिख लिए। अब ये आपको पता है ये पी और वी को हमने चेंज करना है टेम्परेचर वाले फैक्टर में। पी वी इक्वल एन आर टी, आर टी होता है तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे आर टी ओवर वी, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, हमने देखना टेम्परेचर के चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर के फैक्टर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सी वी डी टी ओवर इक्वल टू आर टी और डेल्टा। अब आप ये आ गई आपके पास ये, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रेशन। सी वी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये डी टी ओवर टी बच गया, ये डी वी ओवर। तो फिर वही फॉर्मूला कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे इसका वेरिएबल है तो ये लॉग ऑफ दैट वेरिएबल आ जाएगा। तो लॉग ऑफ टी, ये लॉग ऑफ वी, लिमिट्स पुट करें तो लॉग टी टू माइनस लॉग टी वन, इधर आ जाएगा लॉग वी टू ओवर माइनस लॉग वी वन। तो लॉग का रूल है कि जनाब उसको क्वोशंट की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, टी टू ओवर टी वन, ये लॉग वी टू ओवर वी। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। इसको एक और फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं, सीपी और सीवी की रिलेशनशिप की फॉर्म में। आर की वैल्यू आप सीपी माइनस सीवी पुट कर लो, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो अब ये देखो जी, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे या आप ऐसे करो, सीपी माइनस सीवी को इस सीवी से डिवाइड कर दो।
अब इससे डिवाइड करेंगे तो सीपी ओवर सीवी, ये देखिएगा ये रिलेशनशिप ये आ जाएगा। लॉग टी टू ओवर टी वन सीपी माइनस सीवी ओवर सीवी। इसको इसको डिवाइड करें, इसको इसको करें, ये वन आ जाएगा, ये सीपी माइनस सीवी। अच्छा, ये जो सीपी डिवाइडेड बाय सीवी आ जाता है उसको कहते हैं गैमा। उसको क्या कहते हैं? गैमा से शो करते हैं। और ये है रेशियो बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिएगा, इसकी जगह गैमा लिखते हैं, ये गैमा माइनस वन हो जाएगा। तो ये फाइनल रिलेशनशिप आप याद रखेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लॉग टी टू ओवर टी वन इक्वल गैमा माइनस वन इंटू लॉग वी वन ओवर वी टू। इसको थोड़ा चेंज कर लें, लॉग को शुरू में जो चीज़ आती है उसकी पावर में चली जाती, तो ये फाइनल आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। तो अगर लॉग को कैंसिल खत्म करना चाहते हो आप, दोनों तरफ लॉग, तो ये टी टू एंटी लॉग लेके इधर भी एंटी लॉग ले, इधर भी ले, कैंसिल हो जाएंगे। टी टू ओवर टी वन इक्वल टू वी वन ओवर वी टू इक्वल टू गैमा पावर गैमा माइनस वन। तो इसको गैमा माइनस वन को अगर इसका अलहदा लिख दो, इसकी जगह अलहदा लिख दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको ये आ जाता है टी वी गैमा माइनस वन इक्वल टू टी टू गैमा माइनस वन। तो आप ऐसे लिख सकते हो टी वी गैमा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे आप बॉयल्स लॉ में यूज करते हो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, तो आप लिखते हो पी इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। ये प्रॉब्लम है जी, करने की जरूरत नहीं है हमें। अब टेम्परेचर और प्रेशर में एडियाबैटिक में आपस में क्या रिलेशन होगा, ये सारा अगर आप इसी को लेके चलो, तो अब टेम्परेचर को आपने चेंज करना है प्रेशर और वॉल्यूम। क्योंकि टी आपको पता है कि टी इक्वल टू पी वन, ये जनरल गैस इक्वेशन है, पी वन वी वन ओवर टी वन इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। तो यहाँ से वी वन और वी टू को एक तरफ कर लो, आंसर आएगा टी वन पी टू डिवाइड बाई टी टू। तो अब वी वन वी टू की जगह आप ये टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर लेके आओ। अब ये दोनों तरफ हो जाएंगे कैंसिल, तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा टी टू ओवर टी वन, ये वन वन कैंसिल, पावर गैमा आ जाएगी, इधर भी पावर गैमा माइनस वन होगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर में। ये आपने फाइनल इक्वेशन जो है वो जेन में रखनी है, इससे एक्स, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये आ सकता है। ये प्रेशर और वॉल्यूम में उसी बुनियाद पर उसने निकाल लिया जी। तो ये आ जाएगा पी वी पी वन वी वन गैमा। अच्छा, पहले में गैमा माइनस वन आया था, अब ये गैमा आ गया। ये इसकी आप डेरिवेशन देख सकते हैं, मैंने आपको सेंड की हुई ये फाइल, उसे पढ़ के भी आप देख सकते हैं। इसको था पी वी गुड कॉन्स्टेंट। वर्क डन कैसे निकाला है जी, इसी को पी वी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप किया उसने जनाब, इंटीग्रेट किया है। तो फाइनल इक्वेशन आप याद रख लेंगे जनाब। अब जब भी पी वी आता है टी आता है, तो आप जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके उसको अपनी मर्जी के पैरामीटर्स ले आते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेस हम आइडियल गैस पे अप्लाई कर रहे हैं। फाइनल इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप याद रखेंगे एन आर ओवर वन माइनस गैमा। गैमा का सवाल आएगा, गैमा क्या चीज है, रेशियो बिटवीन सीपी एंड सीवी, ये याद रखने की बात। वर्क डन इन, ये भी है जी आखिर पे, आप इसका रिलेशन याद रखें। वर्क डन किस सूरत में आएगा जी, वर्क डन जो सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन, ये क्वेश्चन याद रखने वाली है जी। कि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे निकालोगे इन टर्म ऑफ सी वी एंड सी पी। तो वर्क डन को फाइनल फॉर्म में ये पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाय वन माइनस गैमा, ये इक्वेशन है इक्वेशन 11 जिसे कह रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास के मुताबिक थे सारे, इसमें जरा दो तीन बातें हैं जो हमने याद रखनी है जरा। एक तो इसकी जो है वो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स तीन टाइप की। आज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल है थर्मोडायनामिकली, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो जब लोअर एनर्जी पे चला जाएगा, उसको हायर एनर्जी पे खुद ब खुद नहीं जा सकता, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब होगा। दूसरे इसको कहते हैं कि कोई इट इज नॉट पॉसिबल टू कंसीडर मशीन विच कैन फंक्शन इन साइकिल प्रोड्यूसिंग चेन इज एल्सवेयर। वो कहता है कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हीट को या एनर्जी को कंप्लीटली वर्क में तब्दील कर सके, कोई ना कोई हीट लॉस या एनर्जी लॉस जरूर होता है।
हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कोल्डर से हॉटर पे फ्लो नहीं कर सकती विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। ये क्या है जनाब? सेकंड लॉ। ये एफएससी का टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इंजन के वर्क और हीट का जो है वो डिफरेंस, जितनी हीट सप्लाई की और जितना वर्क हुआ, इतना इसकी जो रेशियो कहलाती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम आएगी, हमेशा 1 से कम। हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। इंजन आप एक चलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हीट की सूरत में लूज हो जाती है, धुएं की सूरत में इंजन गर्म हो जाता है, वर्क हमें वो कम करके देता है हमेशा। इसका मतलब कंप्लीटली किसी भी एनर्जी को वर्क में तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ कुछ एनर्जी जाया जरूर होगी। फर्ज करते हैं 100 जूल आपने एनर्जी प्रोवाइड की है इंजन को, उसने उसको वर्क में कन्वर्ट करना है तो वो 90 वर्क करेगा, तो 90/100 ये इसका 0.9 एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी के लिए आपने ये याद रखना है। अच्छा, कॉर्नॉट साइकिल आपने जरूर पढ़ा होगा, बीएससी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो। कॉर्नट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक साइकिल यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एक चक्कर इंट्रोड्यूस करवाया, और उसको आइडियल साइकिल कहा जा सकता है कि उसमें ऐसे प्रोसेस उसमें इंट्रोड्यूस करवाया कि उसमें तमाम हीट को मुकम्मल तौर पर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके 4 स्टेप थे, अभी उन स्टेप्स को लहदा देखते हैं। अब इसको कहते हैं जी आइडियल इंजन या कॉर्नॉट इंजन। कॉर्नॉट इंजन एक आइडियल इंजन है जो बना तो नहीं है, थोरेटिकली मौजूद है, जो कि तमाम एनर्जी को उस वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे जो एक्चुअल इंजन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं या कंपनीज कोशिश कर रही है कि उसको कॉर्नॉट के करीब करीब के एनर्जी लॉस कम से कम हो, और जितनी भी हीट या एनर्जी पैदा हो सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में चेंज हो जाए। तो जी ये अगले प्रोसेस 4 मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखने हैं। पहला जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले गैस हमारे एक पिस्टन सिलेंडर में गैस है, आपने क्या करना है जी, उस गैस को एनर्जी फराहम करनी है और उसको एक्सपैंड होने देना। जब आप एनर्जी फराहम करेंगे या हीट देंगे तो उसकी एक्सपेंशन की वजह से वर्क होगा, वो वर्क गैस जो है वो पिस्टन के थ्रू मैकेनिकल पार्ट्स तक पहुंचाएगी। तो पहला जो है वो मैकेनिकल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो हमने पीछे फॉर्मूला भी निकाला है ये है। तो पहला वर्क हो जाएगा Q2, जो आपने एनर्जी उसको प्रोवाइड की है वो उसमें एक्सपेंशन की सूरत में चली गई। दूसरा जी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब क्या होगा, एक्सपेंशन गैस में एक्सपेंशन तो होगी लेकिन हीट का कोई अमल दखल नहीं, जो हीट इसमें स्टोर हो चुकी है वो हो चुकी है। अब आपने हीट प्रोवाइड नहीं करनी, जो हीट सिस्टम में स्टोर हो चुकी है वो अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे और पिस्टन में वर्क होगा। लेकिन इस दौरान जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके दौरान जो वर्क है या वॉल्यूम में चेंज है वो इंतहाई कम होगी। तो वर्क कितना होगा ये जनाब इस फॉर्मूले से W2 = CV - T2। अब तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन। वो कहता है जब एक दफा जितने भी गैस एक्सपैंड हो चुकी है वो उसने वर्क हमें प्रोवाइड कर दिया, अब दूसरे स्टेप में वो दोबारा कंप्रेस होगी, क्योंकि इंजन का प्रोसेस क्या है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। एक दफा एक्सपैंड हुई है फिर वो उसको कंप्रेस होगी, एनर्जी फिर स्टोर हो जाएगी, फिर एक्सपैंड होगी, फिर एनर्जी मैकेनिकल पार्ट्स को वो प्रोवाइड करेगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के टेम्परेचर आपने चेंज नहीं होने देना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितनी एनर्जी उसकी जो यूज हो चुकी है वो वापस आ जाए। अब जो है वो पिस्टन अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो इसके अंदर मौजूद थी उन्होंने किसको कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल पार्ट्स को वर्क में तब्दील होगी। अब उसके पास एनर्जी कम होगी तो वो गैस वापस अपने इनिशियल वॉल्यूम पे आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, इसके लिए इसको कंप्रेशन कहते हैं। तो इस दौरान हमने माइनस में शो किया हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स का फर्क है, V3 से V4 की तरफ आ गया, वॉल्यूम कम हो गया इसलिए ये माइनस में। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है जी, अब भी कंप्रेशन होगी, हीट लूज नहीं होगा, लेकिन अब क्या होगा, वो कंप्रेशन हो रही गैस अब वापस, यानी कि पहले 2 स्टेप्स में गैस ने एक्सपैंड करना है, एक दफा आइसोथर्मली एक दफा एडियाबैटिक। दूसरे स्टेप में आपस में फिर उसने कंप्रेस हो जाना है एडियाबैटिकली एंड आइसोथर्मली। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगले साइकिल में फिर 2 एक्सपेंशन 2 कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन ये चलती रहेंगी, तो आपके पास ये
एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है जी कॉर्नर साइकिल। आपने ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं कि चारों स्टेप में क्या क्या होता है कॉर्नर साइकिल में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन दोनों में वॉल्यूम बढ़ेगा और वर्क डन होगा बाय द सिस्टम होगा। उसके बाद अगले दो जी आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब क्या जो एनर्जी जो है वो यूज हो चुकी है वापस कंप्रेस होगा, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वो माइनस ऑन द सिस्टम होगा। और उसके बाद वॉल्यूम मजीद कम होगा एडियाबैटिकली, तो फिर भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये 4 स्टेप है। इसने जो है हर स्टेप का एम आप फाइनल आप इक्वेशन जरा याद रख लें कि क्या आती है, और नेट इक्वेशन भी हमने निकाल ली है जनाब सबको ऐड करके। एक और नॉट की फोटो भी बनाई हुई है ये जनाब। ठीक है, ये टोटल वर्क है। इसको उसने एक्सपेंड किया जरा गैमा के फॉर्म में लेके आया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी जनाब। RT2 log V2 और V1 माइनस दिस, V2 को कॉमन ले लें तो ये कार्नोट साइकिल की जनाब ये आ जाएगी एक फाइनल फॉर्म। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। अब ये W/Q2 क्या है, ये पीछे हमने पढ़ा एफिशिएंसी T2, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है कि जितना आप टेम्परेचर का फर्क है, आप जब उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और उसको इनिशियल टेम्परेचर से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितने परसेंट उसने एफिशिएंट है, कितने परसेंट वर्क किया है। ये कॉर्नर साइकिल है जनाब। आगे एंट्रोपी है, एंट्रोपी को थोड़ा सा कर लेते हैं। एंट्रोपी ये मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। जब भी किसी चीज में रैंडमनेस आती है तो हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। एंट्रोपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो किसी भी चीज की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है कि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, जब प्रोसेस होता है तो चेंज इन एंट्रोपी आप फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला Q/T इसका फॉर्मूला है। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा एस फाइंड करना चाहते हैं तो इसको, तो ये पॉइंट याद रखने का जनाब, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो। क्यों? कि पहले एक प्रोसेस हुआ है उसमें एंट्रोपी में चेंज आई है, कोई भी पहले ऑर्डरनेस था, अब जब वो रिवर्स होगा बिल्कुल उल्टे पांव यानी कि वापस आ जाएगा तो एंट्रोपी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे वो सारे के सारे पार्टिकल। तो हम कहेंगे जो रैंडमनेस आई थी वो वापस अब अरेंजमेंट में आ गई है, तो डेल्टा एस या एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगी, जीरो। तो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगी जनाब, जीरो होगी। तो ये जनाब नेट ये क्वेश्चन आता होता है, 2 बार मेरी नज़र से गुजरा, खुद मैंने जब पेपर दिए हैं 2-3 बार। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होती है, जीरो। ऑप्शन देखो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, जीरो होती है या वेरी हाई होती है, इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो है। तो वो कहता है सिस्टम में जितनी एंट्रोपी बढ़ती है उतनी सराउंडिंग में कम हो जाती है, या सराउंडिंग में जितनी बढ़ती है उतनी सिस्टम में कम हो जाती है। तो टोटल उनका सम क्या हो जाएगा, वो जीरो आ जाता है। अच्छा, आमतौर पर किसी भी रिवर्सिबल अच्छा यूनिवर्स की एंट्रोपी वो कहता है हमेशा बढ़ रही है। क्यों? नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं हो सकते। तो जब एक प्रोसेस हो रहा है तो पहले वो ऑर्डरनेस में है। मिसाल के ले लें आप, एवेपोरेशन की बात कर लें। एवेपोरेशन वाटर पड़ा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक कुछ हद तक अरेंजमेंट है, जब वेपर्स में चेंज होता है बिल्कुल डिसअरेंज हो जाते हैं या रैंडमली मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल वेपर्स, हम कहते हैं रैंडमनेस बढ़ गई, तो हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज भी, एंट्रोपी ज्यादा हो गई, एंट्रोपी ज्यादा हो गई। ओवरऑल नेचर की या यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस होता है तो ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी पहले की नस्बत बढ़ जाती, तो हम कहते हैं ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी बढ़ रही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जैसा कि अभी जिक्र किया हमने, रिवर्सिबल के लिए तो जीरो होगी, इरिवर्सिबल के लिए ये भी आपने याद रखना है। अब ये सिस्टम की फर्ज करें आपके पास ये है एंट्रोपी, क्यों रिवर्सिबल। अच्छा, सराउंडिंग की अब क्या होगा, माइनस क्यों होगी, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया है
कि अगर उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की तो सराउंडिंग की कम हो रही होगी। तो टोटल क्या आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब अगर रिवर्सिबल वर्क है तो वो ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल है तो कम होगा। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू रिवर्सिबल माइनस क्यू डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्यू इरिवर्सिबल इंटू माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो इनमें जो डिफरेंस होता है क्यू और डब्ल्यू में, वो डेल्टा ई धार करता है, ये रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ से क्या पता चला कि रिवर्सिबल की हीट जो इरिवर्सिबल से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमेशा ये चलें, लास्ट पॉइंट हमें याद रखने वाला है जनाब, कि डेल्टा एस जो होती है सिस्टम और सराउंडिंग का जो डिफरेंस है वो हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, जीरो होगा, और इरिवर या नेचुरल प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि मेल्टिंग है, मेल्टिंग में जो डेल्टा एस है बढ़ रहा है, क्यों, पहले ऑर्डर्ड था सॉलिड से, अब वो लिक्विड हो गया, उसमें अरेंजमेंट लूज हो गया, डिसऑर्डर की तरफ चला गया, तो हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। ये फॉर्मूला छोटे मेल्टिंग की याद रख लें, डेल्टा एच ओ एम ओवर टी एम, ये इसकी एंट्रोपी चेंज है। एवेपोरेशन की डेल्टा एच वी ओवर टी बी, बॉइलिंग टेम्परेचर लेना हमने, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये भी डर। तो ये वेपोराइजेशन की एंट्रोपी चेंज, ये हमने चीजें कुछ याद रख लेनी। ये आज हम ये एंट्रोपी पे यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जनरल प्रोसेस जो हम एंट्रोपी से रिलेटेड। कल हम इसी को हम ज़रा ना कर लेंगे, क्योंकि आगे जो फ्री एनर्जी का टॉपिक है ना, वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। कल हो सका तो साथ ही हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट कर लें। अब आज की डिस्कशन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन करनी है, तो वो आप कर सकते हैं।